हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लास नंबर 3 है ये। लास्ट क्लास में हमने एफडब्ल्यू टेलर के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करा था और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हेनरी फ्योल के बारे में कवर करेंगे, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट दिए हैं। और एफडब्ल्यू टेलर एंड दी हेनरी फ्योल के बीच में क्या डिफरेंस है, उनकी थियरीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं वो मैं कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। तो एक्चुअल में क्यों ज़रूरत हुई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, क्योंकि वो एक गाइड बुक की तरह काम कर रहा है कंपनी के लिए। वो मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करेगा? दे हेल्प द मैनेजर मेक अ प्लान, ऑर्गेनाइज टास्क एंड मोटिवेट द टीम। तो वो लोगों को ऐसा गाइड बुक की तरह काम करेगा एंड मैनेजर को प्लान किस तरह से करना है, किस तरह से टास्क को ऑर्गेनाइज करना है एंड लोगों को, टीम्स को किस तरह से मोटिवेट करके रखना है, वो भी वहाँ पे गाइड बुक में लिखा हुआ है। एंड दे सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजर्स टू डील विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ लीडिंग पीपल एंड अचीविंग गोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने जो गोल्स अचीव करने हैं उसके बीच में अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज आती है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है वो भी हमें बताएगा। Principles of the management cover a diverse range of concepts and practice that aim to optimize resources। तो वो कौन कौन सी चीज़ों को और एनहांस करके बता रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हमें ऑप्टिमाइज यूज़ करना है। एंकरेज टू इनोवेशन, हमें और भी इनोवेशन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एनवायरनमेंट डायनामिक है, चेंज होता जा रहा है। एंड द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और हमें और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करना है। तो वो और भी क्या चीज़ों में हेल्प करेगा? डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंड अचीविंग रिजल्ट इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़फुल है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। हमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो रूल बुक में, गाइड बुक में हम लिख कर पता लगा पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की गाइड बुक में। प्रॉब्लम सॉल्विंग है एंड अचीविंग द रिजल्ट इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हु वॉज द हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल कौन था? तो फादर ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन है, तो वो आपको हेनरी फ्योल है। एंड द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? तो एफडब्ल्यू टेलर। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हेनरी फ्योल वॉज द फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। ही जॉइन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी। तो फर्स्ट उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो हमें ध्यान रखनी है कि माइनिंग कंपनी है 1860 में, एंड द इंजीनियर एंड द रोज टू पोजीशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988। तो 60 से 88 में वो मैनेजर तक, डायरेक्टर तक वो पहुंच गए इंजीनियर से लेकर। तो वो भी हमें देखना है कि बहुत अच्छी उनकी अचीवमेंट है। At the time, his company was in a state of the banker insolvency, and with the broad administration experience, Fayol contributed a lot to his company. When he retired in the year 1918, company was in excellent condition. तो वो जब ज्वाइन हुए थे तो उनकी जो कंपनी है वो बैंक करप्सी के पोजीशन पे थी, लेकिन वो जब रिटायर हुए तब वो बहुत अच्छी कंडीशन में थी। तो वहाँ उनका एक्सपीरियंस दिखता है। Henry Fayol recognized the need for the principle of management. He identified 14 principle of the management। कि उन्होंने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरह से हो रहा है, तो वहाँ पे इन 14 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो काम और अच्छे से हो पाएगा। तो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व करा अपने एक्सपीरियंस से, वही 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिए हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स हमें इस तरह से ही याद रखने हैं। बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि एक साथ 14 हमें याद रखने हैं। तो 7 इज़ वन साइड एंड 7 इस साइड, तो हमें इस तरह से हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप अपने एग्ज़ाम में इस तरह से ही बना के लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके अभी देखेंगे। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क से हम क्या समझ रहे हैं कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है हम उसको इस काम में मतलब अपॉइंट कर रहे, तो उससे क्या होगा, उसको भी एक्सपर्टीज़ मिलती रहेगी एंड उसके अंडर का अगर कोई पर्सन है तो उसको भी उससे सीखने को मिलेगा।
Fayol recommended that the work of all kind must be divided and allocated as per competencies, qualification and experience. तो जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है उसके पास, उसको उस काम में रखना चाहिए. डिवीजन ऑफ वर्क इंटेंड टू प्रोड्यूस मोर बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट्स. स्पेशलाइजेशन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू द यूज़ ह्यूमन एफर्ट्स. तो हमें समय के साथ उसको स्पेशलाइजेशन मिलता जाएगा. अगर वही बंदा लगातार 5 साल से या 10 साल से वही काम कर रहा है तो उसमें उस काम में एक्सपर्टीज़ मिल जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल डिवीज़न ऑफ वर्क हम कहाँ देखते हैं? सबसे ज़्यादा हम बैंक में देख रहे हैं कि जो भी काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, इश्यू ऑफ चेक बुक्स एक्सेट्रा. ऑल दोस एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड एंड एलोकेटेड टू द डिफरेंट पर्सन इन द बैंक. तो उससे क्या होगा? देयर एफिशिएंसी एंड दी मेक देम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी एंड वो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे. ठीक है. फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम क्या समझते हैं? According to this principle, there should be proper balance between authority and responsibility. The authority is the duty which is subordinate is expected to perform. ठीक है. तो वो उसकी अथॉरिटी है मैनेजर की. मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो सबऑर्डिनेट के पास से काम करवा सकता है. एंड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड. तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ ही चलेगी. ठीक है कि मैंने उसको काम दिया है, मेरे पास अथॉरिटी है एंड वो काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ. Authority without responsibility lead to irresponsible behavior, while responsibility without authority will make a person ineffective. तो दोनों साथ में चलनी चाहिए. मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़्यादा है लेकिन मेरे पास अथॉरिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन अथॉरिटी ही नहीं है मेरे पास, तो मैं काम कैसे निकालूं? एंड मेरे पास अथॉरिटी है लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा तो भी मैं काम जिससे मैंने अथॉरिटी दी है, मतलब मुझे जिससे मैं आंसर ले सकता हूँ, उसको मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं दूंगा कि तुम मुझे आंसर करना, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा. एंड जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होगी उसके पास कि अगर वो काम मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई सबऑर्डिनेट की कि उसको काम पूरा करना है. एंड मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी से उसको काम सौंपा. अगर वो काम टाइम पे नहीं हुआ तो सबऑर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल कि वो मैनेजर को बताए कि वो काम क्यों नहीं हुआ. लेकिन वो काम नहीं हुआ है तो उसके लिए वो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा. फिर है डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन इज मस्ट. डिसिप्लिन रेफर टू द ओबीडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू द फेयर गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर रूल and built-in system of penalties with the help of maintaining discipline, it is must for the all level of the management. तो हर जगह डिसिप्लिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय मस्ट बी डिसिप्लिन टू देयर वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू मीट द प्रॉमिस फॉर द प्रॉमिसेस ऑफ द बोनस एंड इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन. मैनेजर्स या फिर मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को सिर्फ बहाने बनाए कि हम आपको इस काम अच्छे से करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, इस तरह से फेक प्रोमिसेस करेंगे तो भी नहीं चलेगा. वो जो भी काम है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे में अगर कर रहे हैं तो उसको इतना बोनस मिलना ही चाहिए, या प्रमोशन या कुछ भी अगर इंक्रीमेंट का प्रॉमिस करा है तो वो टाइम पे मिल जाए. In some smoothness system, the functions of the organization by providing better relation between management and employee. अगर सब काम डिसिप्लिन में है तो उनके बीच में सब सही रहेगा. फिर है यूनिटी ऑफ कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड से हम क्या समझ रहे हैं कि each subordinate should receive order and be accountable to the only one superior. फर्स्ट M1 मतलब क्या है, मैनेजर्स हैं, एंड S1 S2 S3 सबऑर्डिनेट है, मतलब उसके नीचे वाले लोग हैं. तो एक ही बंदे से एक को ही मतलब ऑर्डर मिलना चाहिए. अगर एक ही S1 है, देखिए यहाँ पे M1 भी उसको ऑर्डर दे रहा है, M2 भी दे रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर उसको मानना है. ठीक है. तो नो पर्सन कैन सर्व सेवरल मास्टर एट द सेम टाइम. If employee get order from two superior at the same time, then the principle of unity of command is violated. तो unity of command के अंदर वो violate हो जाएगा कि एक पर्सन को एक ही बंदे से ऑर्डर मिलने चाहिए. जैसे कि अगर कोई यहाँ पे बोले कि बायर को आपको
12% डिस्काउंट देना है, अलाउ कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस में डिपार्टमेंट टेल हिम नॉट टू ऑफर मोर देन 60% डिस्काउंट। तो अभी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर मानूं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाएगा अगर उसको एक बंदे को एक से ज़्यादा लोगों से कमांड मिल रही है तो। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन पर्सन फॉर प्रूफ ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। तो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर एक ही डायरेक्शन में काम करना है। According to this principle, all the activities should be carried under the direction of the one head and there should be effective coordination in all the activities. तो सबको मिल बांट कर अच्छे से एक ही डायरेक्शन में काम करना है। अगर हमने एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसके लिए सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। This principle ensure the unity of action and avoid unnecessary duplication of the work. उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि मुझे नहीं पता था ये काम करना है, ए बोलेगा मुझे नहीं पता था, बी बोलेगा मुझे नहीं पता था। सबको पता है कि एक ही काम करना है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे फिक्स हो जाएगी और सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट बी प्रिवेल ओवर इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सिंपली पुट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्लेस ओवर द अबव द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बड़े होने चाहिए। इन दिस ड्यूटी ऑफ द मैनेजर रिकंसाइल देम। इफ रिकंसिलेशन इज इम्पॉसिबल then general interest must be supersede individual interest. A manager must sacrifice his interest. Manager can achieve their objective when the organization recover from financial crisis. अगर obviously organization profit में नहीं है फिर भी अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ है या मैनेजर है उसको सैलरी इंक्रीमेंट की या फिर बोनस की या इंक्रीमेंट की इस तरह से बातें करेंगे तो किस तरह से चलेगा। तो वहाँ पे हमें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ी टाइम के लिए भूल जाना चाहिए। जब बिजनेस फिर से प्रॉफिट मेकिंग होगी तब हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे वही है कि सबऑर्डिनेट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़े टाइम के लिए भूल कर जनरल इंटरेस्ट पे लिए फोकस करना चाहिए कि अगर कंपनी नहीं रहेगी तो फिर कैसे हमें जॉब में इंक्रीमेंट या बोनस मिलेगा। तो हमें पहले कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग करना है लॉस मेकिंग से। आफ्टर दैट भी हम कुछ और आइडिया सोच लेंगे कि हमें किस तरह से प्रॉफिट मतलब हम किस तरह से बोनस वगैरह मिल सकता है हमें। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें भूल जाना है जनरल इंटरेस्ट के लिए। फिर 7 है रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वहाँ पे काम करने वाले लोग सेटिस्फाइड रहे एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे फ़ायदा रहे। This principle lead to the harmonized relation in the organization. Fair remuneration should be determined based on the government rules related to the wages, financial position of the organization and nature of work and the cost of the living. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि इतने फेयर तो आपको देना ही है, इतना वेजेस तो आपको देना ही है, तो उसके तहत फिर फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की और जो नेचर ऑफ वर्क है कि हार्ड वर्किंग है ज़्यादा, मॉडरेट है या फिर उसमें ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क नहीं है, किस नेचर का काम है उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर एम्प्लॉय शुड बी पेड रीजनेबल वेजेस फॉर देयर सर्विस विच शुड प्रोवाइड देम इन मॉडरेट स्टैंडर्ड लिविंग। For example, if organization earn higher profit, then it should share some of its part with the employees in the form of the bonus. ठीक। फिर है नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि एक ही बंदा सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वही कमांड देगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, वो बंदा अपना जो काम है वो अपनी ड्यूटीज़ है वो कुछ दूसरे लोगों को डेलीगेट कर सकता है। सेंट्रलाइजेशन इज रेफर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। यहाँ पे टॉप लेवल वाले अपने पास ही सिर्फ अथॉरिटी रखना चाहते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे टॉप लेवल वाले क्या करेंगे, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो डेलीगेट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं तो क्या होगा, टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड टू लॉस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अगर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी तो भी वो लॉस कर जाएगी एंड टू मच डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो भी उनका पावर कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं टॉप लेवल वाले या फिर डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, उनको दोनों को बैलेंस करके चलना है।
फिर है स्केलर चेन, जहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर इज अ स्केलर चेन ऑफ द अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सुपीरियर टू लोएस्ट लेवल। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई, मतलब वो एक सीक्वेंस बता रहा है कि ए वाले हैं वो टॉप वाले हैं एंड यहाँ पे है वो लोअर लेवल वाले हैं। हेनरी फ्यूल परमिट अ शॉर्टकट ऑफ द चेन इन द केस ऑफ अर्जेंसी इज नॉन एज गैंगप्लैंक। तो ये भी ध्यान रखना है, स्केलर चेन में क्या होगा कि आपको इसी फॉर्म में कम्युनिकेशन करना है। अगर ए को मतलब ई को बात करनी है तो वो ए से तो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो डी से जाएगा, डी से ई, सी, बी एंड ए, ऐसे उसको कम्युनिकेशन करना होगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है कि उसको ई को आई से बात करनी है तो किस तरह से करेगा, वो डायरेक्ट बात कर सकता है, वहाँ पे वो एक्सेप्शनल केस आ जाएगा जैसे कि गैंगप्लैंक में होगा। ठीक है, कुछ अर्जेंसी है जहाँ पे उनको डायरेक्ट ही बात करनी पड़ेगी, अगर वो ए से फिर ऐसे कम्युनिकेशन में मतलब ई डी से सी ई ऐसे जाएगा तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा एंड डिले भी हो जाएगा, तो वहाँ पे वो शॉर्टकट लगा सकता है, तो वो हो जाएगा गैंगप्लैंक में। फिर है 10 order. According to this principle, there should be a proper place for everything and everyone. Henry Fayol emphasized two types of order: material order and the social order. Material order, there must be a plan for everything. It ensure that fixed place for the various material tools. ठीक है कि यहाँ पे दोनों चीज़ के लिए मटेरियल कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है उसका फिक्स प्लेस होना चाहिए। वेयर इन a social order there must be appointed place for every employee which ensure the proper and fixed place cabin for each employee. तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अगर हर एम्प्लॉय को अपनी अलग कैबिन वगैरह मिलनी चाहिए या तो कोई फिक्स प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो बैठे अपना काम कर सके। फॉर एग्जांपल देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लेस फॉर द फॉरमैन इन फैक्ट्री सो दैट द वर्क कैन बी डन ईजीली। ठीक है, अगर आपकी जगह ही फिक्स नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे, रेस्ट कैसे करेंगे और आपकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे पड़ी रहेंगी, तो वो ऑर्डर पे पता चलेगा कि किस तरह से राइट थिंग क्या होगा कि राइट थिंग राइट प्लेस पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इक्विटी। तो इक्विटी से हम क्या समझे थे, इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड इक्विटी में फ़र्क है कि इक्वालिटी में क्या होगा कि हम सबको सेम तरीके से ट्रीट करें, फिर चाहे उसको वो चीज़ मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, लेकिन इक्विटी में उस पर्सन के अकॉर्डिंग हम उसको पे करेंगे इस तरह से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should not be any discrimination among the employees based on the religion, caste, language or nationality. Equity ensure coordinate relationship between the superior and subordinate. It lead to the smooth and successful working of the enterprise. It improve satisfaction and motivation of the employees. तो उससे क्या होगा कि अगर वो देखेंगे इक्वालिटी एंड इक्विटी मेंटेन करके चल रहे हैं तो उसकी मदद से वहाँ पे काम करने वाले लोगों को सही रहेगा, तो उनका रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहेगा मैनेजर का एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल। According to this principle, there should be a proper effort to achieve stability and continuity of the employment. Fayol said that employees should be kept in their position for reasonable time to show stability, create a sense of belonging, and the worker are encouraged to improve their equality of the work. ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे लंबे समय तक रहने वाला हूँ, मतलब लेबर टर्नओवर रेशियो होगा वो कम रहे उतना ही ज़्यादा सही है। अगर एक साल में वो उस पोजीशन के लिए 4 बार एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग उनकी स्टेबिलिटी कितनी है वहाँ पे वो मतलब उसमें एनवायरनमेंट का पता चल पा रहा है कि वो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है कि लोग बार बार चेंज क्यों कर रहे हैं जॉब। ठीक है, तो वहाँ पे वही होगा, नहीं तो कंटिन्यूस चेंज इन द एम्प्लॉयज़ डिस्टर्ब द वर्किंग एनवायरनमेंट। For example, new employee must be given ample time to adopt a new culture and environment of the workplace. जितने नए लोग आ रहे हैं तो उनको इनफ टाइम मिलना चाहिए कि वो वहाँ पे सेटल हो पाए और वो उस नए वर्किंग एनवायरनमेंट में। फिर 13 है इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव से क्या समझ रहे हैं, According to this principle, workers should encourage and should be given opportunity to take initiative in making executive in the plan. Henry Fayol suggests that employee at all the levels should be encouraged to take initiative work. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी कुछ अपने एंड से काम में हेल्प करवा सके, अपने एंड से कुछ इनिशिएट ले सके। It motivates employee to work better and take more interest in the organization. The initiative is powerful motivator of the human behavior and source of strength for the organization.
दिस इंक्रीज द मेंटल ग्रोथ एंड द फीलिंग द बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग में हम बोलेंगे कि हाँ आप अपना कोई आइडिया दीजिए हमें, तो उन्हें लगेगा कि लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, मैनेजर है या टॉप लेवल के लोग हैं, वो हमारी मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, वो उनको अपनापन लगेगा, तो वहाँ पे वो और अच्छे से काम कर पाएंगे। इट इंक्रीज द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। लेक ऑफ इनिशिएटिव्स में भी क्रिएट एटमॉस्फेयर फॉर नॉन कोऑपरेशन। अगर उनको अच्छा बिलोंगिंगनेस फील नहीं होगा तो उनको काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम सो दे हैव अ फीलिंग ऑफ द बिलोंगिंगनेस। फिर नेक्स्ट है स्पिरिट डे कॉप्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि according to this principle, management should take a reasonable step to develop a sense of belongingness and feeling of the team spirit among the employee. In order to achieve the best possible result, individual and group effort need to be integrated. ग्रुप, यहाँ पे स्पिरिट कॉप से क्या मतलब है कि ग्रुप एफर्ट की बात हो रही है। प्रोडक्शन इन अ टीम वर्क एंड रिक्वायर फुल सपोर्ट ऑफ द ऑल मेंबर। यहाँ में टीम वर्क की बात है स्पिरिट डे कॉप से कि फॉर दिस पर्पज मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ द वी। वो हम ऐसा नहीं करना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ही काम कर रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना है, हम की भावना होनी चाहिए कि वी ऐसे बोलना चाहिए। इन दिस कन्वर्सेशन टू ब्रिंग अ टीम स्पिरिट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, दिस विल डेवलप द एटमॉस्फेयर ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट। इट विल हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स एंड द कोऑर्डिनल रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। ठीक है, तो हमें इस तरह से लोगों के साथ यहाँ पे बात करनी है कि हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ना कि कोई एक इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे ग्रुप एफर्ट की बात है। फिर डिफरेंस देख लेते हैं टेलर, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच। तो पर्सनालिटी की बात करें तो फ्योल वॉज द प्रैक्टिशनर थे एंड ये एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिस्ट है। पर्सपेक्टिव क्या था उनका एक थियरी देने में, तो प्रिंसिपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि हमने 14 प्रिंसिपल अभी देखे तो वो सभी टॉप लेवल के लिए ही थे। एंड द एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लोअर लेवल की बात करी थी, जहाँ पे बोला था कि रूल ऑफ थंब नहीं करना है, इस तरह से बात करी थी। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो। यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो है, सिवाय कि एक में हमने देखा कि गैंग प्लेग की उन्होंने बात करी, जहाँ पे उन्होंने बोला इमरजेंसी में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला है, यूनिटी ऑफ कमांड वाज नॉट फॉलो एंड एम्फसाइज वाज गिवन ऑन द फंक्शनल फॉर्मेनशिप पे ज़्यादा यहाँ पे भार दिया गया है। एप्लीकेशन किस तरह से होगा, फ्योल्स प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जबकि टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल है वो किस तरह से अप्लाइड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, देर आर नॉट लेस फ्लेक्सिबल है, और जो स्पेसिफिक सिचुएशन होगी वहीं पे एप्लीकेबल होगी। बेसिस फॉर द इंफॉर्मेशन क्या होगी, हेनरी फ्योल ने पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी चीज़ें देखा ना हमने कि वो फर्स्ट टाइम जब कंपनी में ज्वाइन हुए थे एंड रिटायर हुए, तब तक उन्होंने एक्सपीरियंस से उस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर दिया था। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपनी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स दिए थे। फोकस क्या है हेनरी फ्योल का, तो द मेन फोकस इज गिवन ऑन द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि यहाँ पे मेन गिवन इन दी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है एम्प्लॉयज़ की। एक्सप्रेशन किस तरह से है, फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर एक्सप्रेस एज अ जनरल थियरी है, जबकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियरी है। ह्यूमन एलिमेंट्स कैसे है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस वाज गिवन ऑन ह्यूमन एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल्स लाइक इक्विटी, किस तरह से इक्विटी प्रोवाइड करे, इनिशिएटिव है या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। ठीक है, ये उनका लेबर टर्नओवर रेशियो कम रहे, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला था कि इम्पोर्टेंस गिवन ऑन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज की बात है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना वेजेस आपको ज़्यादा मिलेगी। फिर एम्फसाइज क्या है, एम्फसाइज वॉज गिवन ऑन द प्रिंसिपल एंड थियरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फंक्शन ऑफ द मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर्स के मेन फंक्शंस पे ध्यान दिया गया है, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड टूल्स की बात करी है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमने देख लिया और दोनों थियरीज भी हमने कवर कर लिए। तो आई होप से आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।